हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, एसएससी जीडी लेवल के क्वेश्चन को हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं और इनको आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़ो, इनका उत्तर दो और अपना स्कोर काउंट करो कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तालव्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है, कंठोष्ठ वर्ण है या दंतोष्ठ वर्ण है। तो देखिए, ओ का निर्माण आ और ऊ से हुआ है। आ और ऊ से हुआ है। आत आपका कंठ होता है, ऊ आपका ओष्ठ होता है ना। ओष्ठ होता है और ये कंठ होता है, तो कंठ और ओष्ठ को मिला करके कंठोष्ठ बनेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओ औ ये दोनों कंठोष्ठ वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है समादर में उपसर्ग है। समादर शब्द में आपका उपसर्ग ढूंढना है। प्रति, सम, वि, उ। आप लोग अपना उत्तर चुन चुके होंगे। समादर को हम तोड़ते हैं सम धन आदर में। किसमें? सम धन आदर में ये टूटेगा तो बनेगा समादर। और यहाँ पर सम आपका क्या है? उपसर्ग है। अतः हमारा ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है लुटेरा में प्रयुक्त परसर्ग है। लुटेरा शब्द जो दिया गया है इसमें प्रयुक्त परसर्ग है र, अ, इरा, एरा। कौन सा परसर्ग है? तो देखिए इसको तोड़ेंगे, लुटेरा को तोड़ेंगे तो बनेगा लूट धन एरा। क्या बनेगा? लूट धन एरा, है ना। तो जो बाद में जुड़ता है वह आपका परसर्ग कहलाता है या फिर परसर्ग को ही प्रत्यय कहते हैं, है ना। ये जो परसर्ग है, परसर्ग को ही क्या कहा जाता है? ये प्रत्यय भी कहा जाता है। तो लुटेरा को लूट प्लस एरा में तोड़ा जा सकता है, तो एरा आपका प्रत्यय हुआ, एरा आपका परसर्ग हुआ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है सो है। सो किस प्रकार का शब्द है साथियों? यही बताना है। निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, कोई नहीं। तो जो सो है वो साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो और सो ये दोनों ही संबंध को दर्शाने के लिए आते हैं, अर्थात संबंधवाचक शब्द होते हैं। अतः हमारा ऑप्शन बी करेक्ट जवाब होगा, है ना। जो और सो ये दोनों संबंध को दर्शाते हैं, संबंधवाचक शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। ये साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक निहित है। ऑप्शन दिया गया है अपादान कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान कारक, ऑप्शन सी है करण कारक, ऑप्शन डी है संबंध कारक। तो देखिए अपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन इस से का अर्थ होता है अलगाव से। क्या होता है? अलगाव से, है ना। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, है ना। करण कारक का चिन्ह भी होता है से, और इस से का अर्थ होता है सहयोग। क्या होता है? सहयोग। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सब होते हैं। तो यहाँ चूहा बिल से बाहर निकला अर्थात चूहा बिल से अलग हो रहा है, और जब चूहा बिल से अलग हो रहा है तो अलगाव की दशा को दर्शा रहा है, अर्थात इस से का अभिप्राय अलगाव से है। और अलगाव से जब आपका होता है तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब होगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे और ये अपना अगला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा शुद्ध विकल्प है। शुद्ध विकल्प को चुनना है साथियों। और विकल्प में अब देखिए क्या दिया गया है। विकल्प में आपका संधि दिया गया है ना। परधन अधीन, परधन अधीन, पराधन अधीन, परधन अधीना। तो देखिए ये पराधीन बनेगा।
पर धन अधीन मिलकर के पराधीन बनता है। पर धन अधीन मिलकर के क्या बनता है? पराधीन बनता है। तो साथियों पराधीन का संधि विच्छेद जो है पर धन अधीन है, अतः पर धन अधीन आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब होगा साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है उसे ही हमें ढूंढना है। और यहाँ पर दिया गया है त्रिदश, गीर्वाण, किंकर, निर्जर। तो देखिए साथियों ये जो आपका त्रिदश है ये भी देवता का पर्याय है, गीर्वाण ये भी देवता का पर्याय है, निर्जर ये भी आपका देवता का पर्याय है। ये किंकर आपका देवता का नहीं बल्कि दास है ना, दास का पर्याय है, जिसको नौकर चाकर भी कह सकते हैं। तो किंकर आपका देवता का पर्याय नहीं है बल्कि दास का पर्याय है ना। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जवाब हुआ साथियों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है विपद का विलोम है। विपद का विलोम साथियों चुनना है। संपद होगा, आपद होगा, आबद्ध होगा, संबद्ध होगा। क्या होगा इसका? तो विपद का विलोम संपद होता है साथियों, संपद होता है ना। और संपद आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है क्रिया कैसा शब्द है। क्रिया किस प्रकार का शब्द है यही हमें चुनना है। विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, विशेषण शब्द है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों जो आपका संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया होता है ना, और जो विशेषण होता है, विशेषण, ये चारों के चारों आपके विकारी शब्द होते हैं। क्रिया भी आपका क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया भी विकारी शब्द होता है। तो क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। और क्रिया ही केवल विकारी नहीं है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब आपके विकारी होते हैं। अतः ऑप्शन ए हमारा करेक्ट जवाब है साथियों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये साथियों अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें दिया गया है परमानंद में समास है। इसमें कहा गया है परमानंद में समास है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? तो परम धन आनंद यानी परम आनंद, एक शब्द है परम, एक शब्द है आनंद। आनंद की विशेषता बतलाई गई है, एक विशेष से है दूसरा विशेषण है, अतः कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास का एक पद विशेष से दूसरा विशेषण होता है। अब यहाँ पर दूसरे अगले क्वेश्चन में कहा गया है जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। तो देखिए जहाँ पर आपका ये जानी, मानी है ना, भ्रम, भ्रम, भ्रांति, ये सभी वाचक शब्द आपको मिल जाएं, वहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो यहाँ पर जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर में आपका भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाणवाचक का मतलब साथियों होता है जो वजन को दर्शाए। किसको? वजन को, मात्रा को दर्शाए, वजन को दर्शाए, है ना। यहाँ पर उधर, उधर तो एक स्थान होगा ना, इधर आओ, इधर बैठो, उधर बैठो, इधर उधर मतलब कोई स्थान है ना। गलत, सर्वदा, इतना। यहाँ पर आपका इतना करेक्ट जवाब है। इतना, उतना, इतना मतलब क्या? थोड़ी कुछ मात्रा होगी ना, वजन होगा। तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका इतना है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी किसकी है? पुण्य, पूज्य, परिस्थिति, प्रशंसा।
तो इन चारों विकल्पों में साथियों जो आपकी अशुद्ध वर्तनी है वो है आपकी पूज्य। पूज्य नहीं होता है, क्या होता है, पूज्य होता है। पा पर बड़ा ऊ की मात्रा रहती तब ये शुद्ध होता है ना। ऑप्शन भी हमारा क्या है, अशुद्ध है, वर्तनी वाला शब्द है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्न में स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, इसमें कौन है जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है? कब, कहाँ, कितना, धीरे धीरे। तो इसमें जो आपका स्थानवाचक है वो है कहाँ। दोस्तों देखो, स्थानवाचक स्थान का बोध कराएगा, है ना। स्थानवाचक किसका बोध कराएगा, स्थान का। कब, कब माने ये समय का बोध करा रहा है। कहाँ, कहाँ माने कोई स्थान है ना, स्थान का बोध। कितना, ये तो वजन का बोध करा रहा है, तो परिमाणवाचक हो जाएगा, है ना। तो आपका हमारा जो सही जवाब है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आपका कहाँ करेक्ट जवाब है, ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 11, 10, 9, 8। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है आपका 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इन चारों में कौन शुद्ध है? यथेष्ट, यथेष्ट, ए और बी दोनों शुद्ध हैं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, यथेष्ट। टा वाला आपका शुद्ध है, यथेष्ट शुद्ध विकल्प है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कर्म कारक के विभक्ति की पहचान करें। देखिए ये ने तो आपका कर्ता कारक का चिन्ह होता है, से आपका करण का भी होता है, करण से साथ द्वारा संप्रदान के लिए अपादान का, अपादान का भी होता है, इसका अपादान, है ना। तो करण और अपादान इन दोनों का है, बस भाव देखना पड़ता है, एक जगह अलगाव होता है, एक जगह सहयोग होता है। को, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म कारक का चिन्ह है। पे पर ये आपका क्या होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, अधिकरण, है ना। हमसे पूछा है कर्म, कर्म वाला विभक्ति आपका ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कुख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग किस भाषा का है? कुख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग किस भाषा का है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तो साथियों इसका जो सही जवाब है, इस क्वेश्चन को लेकर के मैं भी थोड़ा सा डाउट में हूँ, है ना। आप लोग एक काम करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, सर्च करिएगा, थोड़ा देखिएगा। जो आपका नेट है उस पर तो दे रहा है कु, आपका संस्कृत भाषा का है ना, संस्कृत भाषा का है। लेकिन संस्कृत में कुल 21 उपसर्ग होते हैं और उन 21 उसका उपसर्गों में कु का नाम कहीं नहीं है। हमारे हिसाब से तो हिंदी होना चाहिए, लेकिन नेट पर संस्कृत दे रहा है। उर्दू अंग्रेजी तो कतई नहीं है ना। और मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ हिंदी है ना। लेकिन नेट वगैरह पर देख रहा हूँ तो वहाँ पर संस्कृत दे रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा, बुक में भी देख लीजिएगा। नेट पर क्या देखोगे, नेट पर तो मैं देख करके बताया हूँ, है ना। अब देखिए ये कह रहा है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? जो बद उपसर्ग है किस भाषा का है? हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू फारसी का है, अंग्रेजी का है। तो जो बद उपसर्ग है ये आपका उर्दू फारसी का है ना। नहीं कहते हैं बदतमीज, तो वहाँ पर बदसूरत ऐसे कहते हैं ना, तो वो आपका उर्दू फारसी भाषा का उपसर्ग है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का चयन करें। सच, भाव, गुण, उज्ज्वल।
तो इसका सही जवाब आपका है साथियों डी, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है। ये तत्सम शब्द है, संस्कृत में ऐसे ही लिखा जाता है उज्ज्वल, है ना। तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, उज्ज्वल उन्हीं में से एक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट जवाब है। साथियों आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप वो कु उपसर्ग को लेकर के भी आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। हम भी अपने बुक में ढूंढेंगे, मैं भी इंसान ही हूँ, मैंने भी याद किया था लेकिन भूलता मुझको भी है, कन्फ्यूजन बन जाता है। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।